नमस्कार। द न्यूज़ हाउस के खास कार्यक्रम हलचल में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज पाठक और आज की खास हलचल है राजस्थान की सियासत। राजस्थान की जो सियासी हलचल है वह हलचल पूरे देश की नज़रों को अपनी ओर केंद्रित किया। दरअसल राजस्थान की 200 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों की 130 विधायकों की सरकार अब दो फाड़ हो चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बर्खास्त उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के अलग अलग गुट बने हुए हैं। पूरी लड़ाई बहुमत पर टिकी हुई है। गहलोत बहुमत का दावा कर रहे हैं और पायलट कह चुके हैं कि गहलोत सरकार अल्पमत में है। पायलट के पत्ते हालांकि अभी बंद हैं और 101 का आंकड़ा सरकार पूरा कर पाएगी क्या? पायलट सरकार को क्या इससे रोक पाएंगे? मंत्री पद की तरह ही क्या पायलट और उनके समर्थकों की विधायकी भी जाएगी या फिर बची रहेगी? इन सब के लिए हाईकोर्ट में दोनों गुटों के कुल 7 पक्षकार हैं। बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? सवाल बहुत सारे हैं। इन तमाम सवालों के जवाब के लिए हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ हैं हमारे सलाहकार संपादक राकेश दुबे जी। राकेश दुबे जी, जिस तरह से राजस्थान का सियासी हलफनामा कहें या फिर राजस्थान की सियासी हलचल बहुत कुछ कह रही है। मध्य प्रदेश में उसके पहले जो सियासी हलचल थी उसके परिणाम पूरे देश ने देखे हैं, मध्य प्रदेश की जनता ने देखे हैं। अब जो स्थिति है राजस्थान में कि राजस्थान में पहले सत्ता पलट की बात कही गई कि वहां तख्ता पलट होगा, लेकिन किसी तरह से अशोक गहलोत उस तख्ता पलट को बचाने में कारगर है, अपनी सरकार को बचाने में अभी तक तो कारगर नजर आ रहे हैं। क्या वास्तव में ये सरकार बच पाएगी? पक्ष बहुत सारे हैं, सवाल बहुत सारे हैं। शुरुआत करेंगे कि मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट का क्या पक्ष है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी अपना एक लाइन का वर्डिक्ट इसमें दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो आदेश है जिसके अंदर उन विधायकों की अयोग्यता पर विधानसभा को सुनवाई करने की, इस पर रोक लगा दी है और जिसकी सुनवाई कल होना है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर दखल देने से इनकार कर दिया है कि हम हाई कोर्ट के इस ऑर्डर पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाएंगे और ये विषय विस्तृत सुनवाई का है जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस ऑब्जर्वेशन में विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता को प्रतिपादित किया है। विस्तृत चर्चा हुई, 7 पक्षकार, 30 वकील और 3 दिन की बहस। फैसला कल आने वाला है। क्या लगता है कि क्या हो सकता है, क्या संभावित है, संभावना क्या क्या है? देखिए, इस सारे मसले को समझने के लिए इसकी क्रोनोलॉजी पे जाना पड़ेगा जी। इसकी क्रोनोलॉजी होती है कि 14 जुलाई को स्पीकर ने सचिन पायलट सहित 19 विधायकों को अयोग्यता का नोटिस दिया था और 17 जुलाई की दोपहर 1:30 बजे तक जवाब मांगा था। इस नोटिस के खिलाफ पायलट और उनके 19 विधायक हाई कोर्ट में चले गए और हाई कोर्ट ने वहां से उनको इस बात के लिए अंतरिम आदेश दे दिया कि उन सदस्यता पर अभी विचार नहीं किया जा सकता। उसी के पीछे पीछे सरकार की तरफ से कांग्रेस के जो चीफ विप थे महेश जोशी, उन्होंने एक कैविएट फाइल कर दी हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के सामने 2 मामले अलग अलग थे तो वो उनको डबल बेंच में बैठा गया और 18 जुलाई को उसकी सुनवाई हुई। अगली सुनवाई 20 जुलाई की तय हुई थी तो स्पीकर से कहा कि वो 21 जुलाई तक नोटिस पर कोई कार्रवाई ना करें। स्पीकर ने इसकी पालना करके कार्रवाई टाली। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। 21 जुलाई का जो ऑर्डर जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि 24 जुलाई को इसकी सुनवाई होगी, उसके खिलाफ मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और सचिन पायलट के साथी विधायक सब सुप्रीम कोर्ट चले गए। आज सुप्रीम कोर्ट में जो बात चली उसमें हाई कोर्ट के उस ऑर्डर की विवेचना की गई और कपिल सिब्बल ने ये तर्क रखा कि हाई कोर्ट को कोई प्रोटेक्टिव ऑर्डर देने का अधिकार नहीं है। अब बात हम भारत के संविधान पर आए और इस स्थिति पर आए। मध्य प्रदेश में जो स्थिति बनी थी उसमें क्लियर हो गया था कि मैंडेट कांग्रेस के साथ नहीं है। यहाँ सरकार के साथ मैंडेट दिखाई दे रहा है, सचिन पायलट के साथ मैंडेट नहीं है। जो 101 का जो मैजिक नंबर राजस्थान के लिए होता है वो मैजिक नंबर जिस तरह से गहलोत कह रहे हैं वो उनके साथ भी नहीं है, क्योंकि अगर इन दोनों के विधायकों को मिला लेते हैं तो वो 123 का ही अंक पूरा होता है, जो 123 वहाँ के लिए अभी कांग्रेस पक्ष के विधायक थे। फिर भारतीय जनता पार्टी के विधायक कहाँ हैं? हाँ, तो इस सारी चीज को जब इसको जोड़ा जाता है तो गणित आभासी जरूर दिखाई देता है कि गहलोत के पक्ष में है जी, पर वास्तविकता में गहलोत के पक्ष में है या नहीं है ये तो फ्लोर टेस्ट में ही साबित होगा या राज्यपाल उसके लिए। अभी स्थिति ये नहीं है। अब 24 तारीख को कल हाई कोर्ट क्या ऑर्डर देता है इस पर राजस्थान की सारी हलचल।
जैसे आपने कहा कि आभासी जरूर दिखाई देता है, तो वो जो सूची सौंपी गई थी राज्यपाल को वो भी आभासी है क्या? बिल्कुल, देखिए सूची की वास्तविकता तो तब तय होगी जब राजभवन में परेड होगी जी। सूची इस मोड़ पर तो दोनों तरफ से बराबर तरीके से तैयार की जा रही है जी। हम जो मीडिया की रिपोर्ट्स है उसके आधार पर ये बात साबित करते हैं कि सचिन पायलट के साथ ज़्यादा विधायक नहीं हैं। हाँ। पर रिपोर्ट्स के आधार पर यह बात भी सामने आती है कि गहलोत के साथ भी पूरा बहुमत नहीं है, पूर्ण बहुमत नहीं है। तो अब ऐसी स्थिति में आदर्श स्थिति क्या हो? आदर्श स्थिति तो ये है कि इस राजनीति के इन मसलों को लेकर कोर्ट में जाना ही नहीं पड़े। बिल्कुल। लेकिन कोर्ट में अगर जाने की स्थिति बनती है तो क्या कोर्ट के पास सिर्फ एक यही काम रह गया है? लाखों केस पेंडिंग है, पेंडिंग है। बिल्कुल। तो इस पर विचार करना बेहद जरूरी है। और यहाँ जो भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है वो राजभवन की भूमिका होती है। बिल्कुल। आप महाराष्ट्र के मामले में देख लें, हाँ। भगत सिंह कोश्यारी की जो भूमिका थी, मध्य प्रदेश में स्वर्गीय टंडन जी ने जिस तरह की बात कही थी, वो सारी बातें हैं, मिसाल हैं। हाँ। अभी मध्य प्रदेश में सरकार बन जरूर गई है पर सरकार जैसी चल रही है राजस्थान में सरकार उससे भी ज़्यादा बुरी दशा को प्राप्त होगी, ये साफ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। दो बातें और हैं, जैसे कि कहा जा रहा है कि 24 तारीख को संभावित क्लाइमैक्स हो सकता है इस पूरे घटनाक्रम का, और ये जो राजनीतिक घटनाक्रम चला इसका क्लाइमैक्स संभावित है कि 24 तारीख को हो सकता है। आपको क्या लगता है कि यदि, क्योंकि हमारे संविधान में या जैसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश में भी हमने देखा है, दूसरे राज्यों में देखा है कि विधानसभा स्पीकर को विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं सदस्यता समाप्त करने की सदस्यों की, या उनको सदस्यता बहाल करने की, या सदन से उनको बाहर निकालने की। ऐसी स्थिति में कोर्ट का जो निर्णय आएगा, तो क्या कोर्ट के निर्णय, क्योंकि न्यायपालिका सर्वोपरि है देश में, हमारी जो वैधानिक संस्थाएं हैं उसमें न्यायपालिका सर्वोपरि, तो कोर्ट का निर्णय और इनके अधिकार स्पीकर के, क्या वो दोनों क्लैट होंगे क्या उसमें? देखिए, आप उसमें तो मध्य प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए जी। स्पीकर नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने एक विधायक की सदस्यता समाप्त कर दी। बिल्कुल। वो कोर्ट से उनकी सदस्यता बहाल हो गई। हाँ। और फिर विधानसभा को अपने निर्णय को वापस लेना पड़ा। तो ऐसी स्थिति राजस्थान में किसी भी क्षण आ सकती है। हाँ। तो उससे बचने का प्रयास सीपी जोशी ने किया और वो हाई कोर्ट में भी चले गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सचिन पायलट के 19 साथियों की जो कैविएट है, हाँ। तो कल भी अगर हाई कोर्ट कोई निर्णय देता है तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार की याचिका सुनी जाने के पहले सचिन पायलट को सुनना पड़ेगा। हाँ। ये वैधानिक स्थिति है। हालांकि सचिन पायलट के पत्ते खोले नहीं हैं अभी, तो क्या संभावना, क्या हो सकता है उनके हाथ में? मुझे तो ऐसा लगता है कि सचिन पायलट के साथ राजस्थान के यूथ विधायक हैं और वो यूथ विधायक अभी बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे मध्य प्रदेश में स्थिति बनी थी। हाँ। कि सिंधिया के साथ 5, सिंधिया के साथ 5, ये सरकार कहती रही, अंत में सिंधिया के साथ 22 निकले, जिससे सरकार की स्थिति डगमगा गई। बिल्कुल। तो यही स्थिति राजस्थान में भी हो सकती है, क्योंकि सिंधिया अभी पायलट सिंधिया के समर्थन में वैसा जन सैलाब नहीं दिखा था। हाँ। जैसा पायलट के समर्थन में कुछ जिलों में जन समर्थन दिखाई दे रहा है। वो जन समर्थन सिर्फ सड़क तक नहीं है, मुझे लगता है उसका अंडर करंट विधायकों में है और विधानसभा में दिखाई देगा। बिल्कुल। चर्चा में अभी आपने कहा कि जो संख्या की 101 का वहाँ मैजिक फिगर है, फिर 123 उनके साथ में, लेकिन बीजेपी के विधायक भी हैं इन सब पूरे घटनाक्रम में, क्योंकि 2015 में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के, और जब वो भोपाल आए और उन्होंने अपने एक मंतव्य में एक बात कही थी, अपने भाषण में एक बात कही थी कि वो सरकार बनाने के लिए किसी भी राज्य में, क्योंकि हमने देखा भी है कि 2 विधायकों पर उन्होंने सरकार बना ली है। मध्य प्रदेश में हमने देखा कि सख्ता पलट हुआ, कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन वो सरकार 5 साल नहीं चल पाई, हालांकि मैजिक फिगर को नहीं छू पाई थी। तो क्या राजस्थान में जो कुछ हो रहा है इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की भी कुछ भूमिका की कल्पना की जा सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो अब वो पैमाना बदल गया है। भारतीय जनता पार्टी एक समय जो सिद्धांत की बात करती थी, अब उसका मूल मंत्र राजनीति में सब जायज है हो गया है। हाँ। और वो सारी चीजें कर रही है। पर मैं यहाँ राजस्थान के मामले में ये बात कह सकता हूँ। हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी अगर मध्य प्रदेश दोहराना चाहती, हाँ, तो हो जाता, लेकिन सचिन पायलट जो हैं, हाँ, वो भारतीय जनता पार्टी में वैसे नहीं आना चाहते हैं। हाँ। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया आ गए थे। हाँ। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरह से आए, हाँ, वो उन्होंने विधायक को अपने छांट के मंत्री बनवाया,
फिर मंत्रियों को छांट कर विभाग दिलाए, और अब ब्यूरोक्रेसी में भी दखल हो रहा है। उन्होंने अपने विशेष सहायक को परिवहन आयुक्त बनवा दिया है। जी हाँ। तो ये ऐसी स्थिति सचिन पायलट के साथ तब बन सकती है भारतीय जनता पार्टी की युति में जाकर। तो वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करना चाह रहे हैं, तो मुझे वहाँ एक तीसरी शक्ति का उदय होता हुआ दिख रहा है। सचिन पायलट अपने साथियों के साथ एक नई पार्टी बना सकते हैं। मतलब नई पार्टी यदि बनाते हैं तो फिर ये जो दल बदल कानून है, ये दल बदल कानून कितना लागू होगा? नहीं, दल बदल कानून के तहत तो अभी उनकी सदस्यता चली जाएगी अगर वो कोई पार्टी नहीं बनाते हैं। लेकिन जो पार्टी में जाने वालों की संख्या यदि राजस्थान विधानसभा के एक विशेष अनुपात में होता है तो उनकी पार्टी वहाँ पर जिंदा रह सकती है। तो 2/3 सदस्य संख्या जो रहेगी, क्या वो पायलट के साथ हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है 2/3। उसी के लिए प्रयास वो लोग कर रहे हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के प्रभारी ओम माथुर ने जिस तरह के संकेत दिए हैं, मुझे लग रहा है कि ऐसा ही होगा, एक नई पार्टी का उदय होगा और उसके साथ विधानसभा के सदस्य 2/3 चले जाएंगे और वो भारतीय जनता पार्टी को बाहर से या भीतर से समर्थन देकर सरकार बनेगी। तो तख्ता पलट का खेल लगभग राजस्थान में शुरू हो गया है। इस बात का इंतजार करना पड़ेगा कि वो तख्ता पलट 24 तारीख को होता है या उसके बाद कभी। बिल्कुल। यहाँ एक बात और है जिस पर बार बार ध्यान जा रहा है कि आनंदपाल जैसे गैंगस्टर को तलाश कर एनकाउंटर में ढेर करने वाली एसजीओ को विधायक नहीं मिल रहे हैं। एसओजी जो है और एसओजी की टीम हरियाणा दिल्ली पुलिस की मदद से 6 दिन से पायलट खेमे के विधायकों को तलाश कर रही है। हरियाणा के मानेसर और दिल्ली के बसंत विहार में 5-6 होटलों में छापा मारा गया है। तो एसओजी को अभी तक विधायक मिल ही नहीं रहे हैं, वो कई होटलों में जा चुके हैं। यहाँ एक बात जरूर है कि वही विधायक अपना फ़ोन ऑन करते हैं, एक क्लू देते हैं एसओजी को और उसके बाद उनका फ़ोन बंद हो जाता है। फिर वो जो जहाँ उनको क्लू मिलता है उस होटल में टीम जाती है तो वो वहाँ से जा चुके होते हैं। तो ये सब सोचा समझा चल रहा है या एसओजी अपना काम कर रही है या केंद्र से कोई दिशा निर्देश है? सही मायने में तो एसओजी अपना काम ही नहीं कर रही है जी। अगर एसओजी अपना काम करती होती तो विधायकों को ढूंढना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं थी। हाँ, कार्यपालिका खासतौर पर एग्जीक्यूटिव जिसमें पुलिस या एसओजी या सीबीआई आईबी की बात होती है, तो इनकी बात का उदाहरण आप देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा कोरोना फैलाने वाले जो लोग पिन पॉइंट हुए हैं वो मिस्टर साद अभी तक अता पता नहीं है। वो बाकी सारी चीज़ें होके विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया है। तो काम पुलिस या अन्य एजेंसी तभी कर पाती हैं जब उसे राजनीतिक नेताओं का इशारा या संरक्षण हो। इशारा होता है तो वो उस दिशा में काम करती है, तो हार्स ट्रेडिंग अब तक रुक चुकी होती है वहाँ पर। बिल्कुल सही बात। और अगर संरक्षण वाली बात होती तो ये सब मिल गए होते। बिल्कुल सही बात है कि उनको अगर संरक्षण नहीं होता। यहाँ एक बात और है कि 10 जुलाई को एसओजी ने हॉर्स ट्रेडिंग और की कॉलिंग पर राजद्रोह और आपराधिक षड्यंत्र का मामला दर्ज किया है। आपको लगता है कि ये मामला चल सकता है या ये मामला फिर कोर्ट में जाने से पहले ही खत्म हो जाएगा? ये सारे मामले स्टैंड नहीं करते हैं, ये पॉलिटिकल दबाव के मामले होते हैं जी। और इन सब की स्थिति तो अवैध गर्भपात की तरह होती है। हाँ बिल्कुल आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया, बल्कि ये एक अवैध गर्भपात होता है और इनकी कोई वैसा नहीं कहा जाता कि इनका वजूद है। हो सकता है कि यदि वो राजनीतिक द्वेष के कारण मामला दर्ज है तो वो लंबे समय तक चल सकता है, उसमें सजा भी हो सकती है, लेकिन राजनीतिक द्वेष खत्म हो जाए या राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति हो जाए तो मामले कोई मायने नहीं रखते हैं। एक महत्वपूर्ण बात है कि राजनीति और शुचिता नदी के वो दो किनारे हैं जो कभी एक नहीं हो सकते हैं। तब भी शुचिता की राजनीति की बात कही जाती है। जब राजनीति में शुचिता नहीं है तो शुचिता की राजनीति कैसे हो सकती है? मैं आपको एक छोटा उदाहरण जो मेरे साथ था, वो बात मुझे आज तक अच्छी लगती है और मुझे कई बार दोहराता भी हूँ। इमरजेंसी के तत्काल बाद विद्याचरण शुक्ल जो इमरजेंसी के हीरो हुआ करते थे, यहीं भोपाल में इंडियन कॉफ़ी हाउस में बैठे थे। कुछ मित्रों ने ऐसे ही उनसे कहा कि इस बार उनको दुबे जी को भी चुनाव लड़वा दीजिए जी। तो उन्होंने कहा नहीं यार ये बड़ा मुश्किल है। बोले क्यों? इनका चरित्र है और जिनका चरित्र होता है वो राजनीति में नहीं आते। क्या बात है बहुत अच्छे। मतलब आप इसलिए राजनीति में आने से वंचित रह गए कि आपका चरित्र अच्छा था और जिनका चरित्र अच्छा नहीं होता है वो राजनीति में आते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हम आज देश का जो युवा है, आज देश के युवा जिनको अपना आदर्श मानता है, जिनको फॉलो करता है, ऐसे कई राजनेता हैं। हमने देखा है कि कई होड़ लगी रहती है कि किसके कितने फॉलोअर्स हैं, इस बात के लिए भी होड़ लगी रहती है। तो ऐसी स्थिति में जिन राजनेताओं को आज का युवा
अपना आदर्श मानता है, जिनको फॉलो करता है, जिनकी बातों को, जिनके डायलॉग्स को, जिनके शब्द को, जिनकी स्टाइल को, सब कुछ वो अपनाता है। तो ऐसी स्थिति में फिर आज के युवा को राजनीति क्या संदेश दे रही है? देखिए, आज की आप कभी संसद के और राज्यसभा के, विधानसभा के लोगों के जीवन चरित्र पर एक बार नज़र डालें तो शायद लगेगा कि इनमें कोई भी ऐसा आइकॉन नहीं है जिसके पीछे लोग जाएं। आज जो युवा जिस आइकॉन के पीछे जा रहा है वो कमोबेश उस गिरोह के सदस्य के पीछे जा रहा है जो किसी न किसी एक बड़े गिरोह के अंतर्गत काम कर रहा है। आज आइकॉन के लिए नेहरू नहीं है, आज आइकॉन गांधी नहीं है, आज आइकॉन लोहिया नहीं है, आज आइकॉन वो होते हैं जो बाहुबली होते हैं, क्योंकि राजनीति जनबल से चलकर धनबल और अब बाहुबल पे आ गई है। तो ऐसी स्थिति में फिर ये जो कई बार कहा जाता है कि हॉर्स ट्रेडिंग, बाड़ेबंदी या इस तरह की जो शब्द शैली इस्तेमाल की जाती है, वो शब्द शैली सही है फिर? हाँ, ये सब सही है ना। ये तो राजनीति के पतन का जो अंतिम बिंदु है वो यही है। यहीं से जो है वो एक शेर है कि इसी दौरे मस्ती से ए जिगर कोई और तूफान उठेगा फिर, कि बुलंद होके भी आदमी यहाँ ख्वाहिशों का गुलाम है। क्या बात है कि ख्वाहिशें हैं तो ख्वाहिशों की गुलामी कर रहे हैं, और ख्वाहिशें पूरी करने के लिए सब कुछ की। अब वो बात नहीं है कि वो दौर गुजर चुका जब पसीना गुलाब था, अब इत्र भी मलो तो बू नहीं आती है। निश्चित रूप से आपने कहा। तो ऐसी स्थिति में कि जब जनादेश होता है, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या दूसरे राज्यों में जो क्षेत्रीय दल हैं, उन दलों को जब बहुमत या बहुमत के आसपास की सीटें मिल जाती हैं, जनादेश होता है कि वो सरकार बना लें, तो ऐसी स्थिति में लोकतंत्र में जनादेश को सर्वोपरि माना जाता है। तो लोकतंत्र की मजबूती कैसे रह पाएगी? देखिए, ऐसा नहीं है कि जनतंत्र में जनता सिर्फ सत्ता पक्ष या सरकार चुनती है। हाँ, जनता प्रतिपक्ष भी चुनती है। पर जैसी जादूगरी मध्य प्रदेश में हुई है वैसी जादूगरी सरकार को बदलकर अपोजिशन में ला देती है और अपोजिशन को सरकार में ला देती है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जनता ने सरकार चलाने का आदेश दिया था और भारतीय जनता पार्टी को प्रतिपक्ष में बैठने का आदेश दिया था। लेकिन वोटों की जगलरी और राजनीतिक जगलरी से क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है, कांग्रेस प्रतिपक्ष में। बिल्कुल। तो चलते चलते कि राजस्थान की सियासी हलचल पर आपकी अपनी प्रतिक्रिया? राजस्थान की इस पर तो प्रतिक्रिया ये है, और ये सचिन पायलट के लिए ही है बात जी, कि चलते चलते वो जरा हिला गए और चाल बदली थी तो ठोकर खा गए। क्या बात है। बस कहीं ये है कि वो ठोकर ज़्यादा गहरी ना हो, क्योंकि हमने ऐसा भी देखा है कि जब कभी राजनीति में स्वार्थ हावी हो जाता है और स्वार्थवादिता के चलते सारे आदर्श, सारे नियम, सारे कानून दरकिनार कर दिए जाते हैं, तो फिर वो चीज़ें व्यक्ति को भी दरकिनार कर देती हैं। राजेश पायलट का हाल भी कहीं ऐसा ना हो, इस बात से उन्हें बचना होगा। हलचल में फिलहाल इतना ही। बन रही है द न्यूज़ के साथ। नमस्कार। चलिए सर।